मैं हूं शुभाशीष मोहित्रा, आपका होस्ट और आपका दोस्त, एंड वेलकम टू अवर शो रूबरू आपके अपनों के साथ, शुभाशीष के साथ, पावर्ड बाय नंदना मिल्क, प्योर मिल्क फॉर हेल्दी फैमिली। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूं जिन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने कार्यों और विचारों के माध्यम से बिलासपुर शहर का परिचय पूरे प्रदेश में करा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिलासपुर के विधायक माननीय शैलेश पांडे जी की। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि जब से आप राजनीति में आए हैं तो समय की काफी बाध्यता होती है, आपको उतना समय मिल नहीं पाता है, और आज हम भी शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। मैं जानना चाहता हूँ सर, जब भी आपको कभी खाली समय मिलता है तो आप क्या करना पसंद करते हैं? किस तरह के गाने सुनना, किस तरह के फिल्में देखना, या किस तरह से आप अपना समय व्यतीत करते हैं जब खाली समय आपको मिलता है? मैं वैसे धार्मिक पुस्तकें मेरे को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मैं पुराण या गीता या रामचरितमानस या कोई भी ऐसा साहित्य जो कि धर्म से जुड़ा हुआ है, मैं उसको पढ़ने का इच्छुक रहता हूँ। सर, फिर भी कोई फिल्म का कोई ऐसा गीत जो आपके बेहद करीब हो, जिसे, और हम ये भी चाहेंगे कि आप 2 लाइन गुनगुनाएं भी उसे। ये तो बड़ा कठिन कार्य आपने कह दिया है, क्योंकि मैंने आपके एक इंटरव्यू में देखा था सर, जहां आपने 2 लाइन गुनगुनाया भी था और काफी सुर में आपने गुनगुनाया था। मुझे अमिताभ बच्चन जी बहुत बेहद प्रिय थे और मैं उनकी बहुत सारी फिल्में हमेशा देखता रहता था, और लगभग मुझे उन्हीं के गीत भी बहुत पसंद है। चाहे तो मैं 2 लाइन निश्चित तौर से सर। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। सर, एक अच्छे नेता में, एक सफल नेता में आपके अनुसार क्या गुण होने चाहिए? सबसे पहली बात जो मैं समझता हूँ कि सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरत होती है कि वो व्यक्ति एक अच्छा इंसान होना चाहिए। सर, मैं थोड़ा सा इसमें रोकना चाहूँगा आपको। लोग कहते हैं कि जैसे कि आपने बताया कि एक अच्छा इंसान होना चाहिए, लेकिन लोगों की मेंटेलिटी इस तरीके से सेट हो गई है कि जो राजनीति में आता है वो अच्छा इंसान होता ही नहीं है। या कई बार ये भी सुनने को मिलता है कि राजनीति एक दलदल की तरह होती है, लोग उसमें धंसते ही चले जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस माइंडसेट को चेंज किया जाए, क्योंकि काफ़ी यूथ है जिनमें काफ़ी वो क्वालिटीज़ हैं, लेकिन जो लोगों ने माइंड सेट करके रखा है, इसमें थोड़ा सा आप प्रकाश डालें ताकि युवा इस बात को आपके माध्यम से समझ पाए। सुंदरकांड में चौपाई है, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तो अच्छाई बुराई दोनों जो है वो मनुष्य के अंदर रहती है, और वो अच्छा काम करता है तो वो लोग उसको अच्छा बोलते हैं, और जब वो बुरा काम करता है लोग उसको बुरा बोलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग राजनीति में आने के बाद अगर गलत काम करते हैं तो मैं समझता हूँ कि जनता उनको दोबारा पसंद नहीं करती है, आगे पसंद नहीं करती है। तो एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, सुख दुख का साथी होना चाहिए, हमदर्द होना चाहिए लोगों का, कि लोगों के जुड़ा रहे, उनके सुख दुख में जाता रहे। तीसरी चीज़ जो है कि तत्परता होनी चाहिए, कि हमारे पास कोई काम आता है तो हम उसको करने के लिए प्रयास करें। हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये तो वक्त बताएगा, परिस्थिति बताएगी, लेकिन अपनी ओर से जरूर प्रयास करना चाहिए। तो सर, जिस तरीके से आपने बताया कि क्या क्या गुण होने चाहिए, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो सारे गुण हैं मुझ पर, तो शायद कहीं मैं भी राजनीति में अगर मुझे जाना चाहूँ तो जा सकता हूँ सर, मैं भी राजनीति में। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल जा सकते हैं सर। मैं जानना चाहूँगा किस पार्टी में मुझे जाना चाहिए, कि मुझे अलग से एक पार्टी बनानी चाहिए? नहीं, देखिए क्या है कि जिस पार्टी की विचारधारा आपको अच्छी लगे जी, जो इस देश को धर्म के नाम पे ना बांटती हो, जो इस देश में सबको समानता की दृष्टि से देखती हो, और एक अनुभवी पार्टी हो, ऐसे उसमें ज़रूर जाना चाहिए। और आपके जैसे युवाओं की समाज को
बहुत ज़रूरत है जो समाज के प्रति सेवा, इस भावना का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। तो आप जब भी आइएगा बताइए। सर एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ आपसे कि आप लगभग 10 से 11 साल डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी में कुल सचिव के पद पर सेवाएं प्रदान की। इसके अलावा आप बेसबॉल संघ के भी अध्यक्ष रहे। इसके साथ ही साथ आप आदित्य वाहिनी के भी अध्यक्ष रहे। इसके बाद फिर आप राजनीति पर आए। राजनीति में आने के बाद आपने विधायक के लिए आप खड़े हुए। उसके बाद फिर विधायक के लिए खड़े हुए, फिर आपने उसमें विजय भी प्राप्त की। तो सर जब आप विजय प्राप्त करने के बाद जब आप शपथ ग्रहण कर रहे थे, तो सर कभी फिर आपके उस समय मन में ऐसा ख्याल आया था कि मैं आऊँगा और आपसे इंटरव्यू लूँगा, आपको एक इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा? हाँ, मुझे बहुत डर लगा। तुम जिस प्रकार से इंटरव्यू लेने के लिए मुझसे बात कर रहे थे सुभाष जी, तो मैं डर रहा था पता नहीं तुम क्या प्रश्न मुझसे पूछ लो। तो मेरे को भी लग रहा था कि ये युवा लड़का है सुभाषिस, पता नहीं, और तुम्हारे अंदर की जो इच्छा थी इंटरव्यू लेने की, जानने की, और तुम्हारे अंदर जो डेडिकेशन था, आज भी जो इस प्रकार से तुम पूछ रहे हो, तो तुम एक बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति हो, मुझे ऐसा लगता है, युवा हो, और तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा रहे। मैं यही कामना करूंगा तुम्हारी टीम के लिए भी, और मैं हमेशा उपलब्ध हूँ। कि अभी जैसा कि पूरा प्रदेश और पूरा देश कोरोना जैसे संकट से जूझ रहा है, और जब लॉकडाउन था तो आप जरूरतमंद लोगों को राशन भी उपलब्ध करा रहे थे, लेकिन अचानक एक काफी भीड़ आ गई थी और पता चला हमें कि FIR भी आपके ऊपर दर्ज हो गया। तो उस समय उसमें आप क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? और साथ ही साथ आपके जो टीम है वो भी काफी, क्योंकि वो भी आपके साथ जूझ रही थी, तो आप किस तरह से उन्हें प्रेरित करते हैं, और इस ये जो किस्सा जो हुआ, जो घटना घटी, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पब्लिक की सेवा करते करते अगर मैं समझता हूँ कि ये तो पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया, अगर उनकी सेवा करने में अगर मेरे को जेल भी भेज देते हैं तो मैं भी उसको भी स्वीकार करता हूँ, और अगर इसके लिए मेरे प्राण भी ले लेंगे तो मैं उसको भी स्वीकार करता हूँ। पब्लिक की सेवा करते करते अगर ये सब मेरे साथ कर सकते हैं तो उसमें मैं कर सकते, उसमें कोई बात नहीं है, मैं इसके लिए, लेकिन मैं जनता की सेवा, मेरी टीम जनता की सेवा नहीं छोड़ेगी। और मैंने पुलिस की सेवा करी, अपने प्रशासन की मदद करी, पुलिस की मदद करी मैं नहीं समझता उसमें कोई गलत काम किया, इसलिए मेरे ऊपर FIR जो हुई मैं उसे बिल्कुल गलत मानता हूँ, दुर्भावना पूर्वक मानता हूँ, लेकिन मैं इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करता हूँ कि ये FIR जो थी वो सही की गई थी, दुर्भावना पूर्वक FIR की गई थी। सर मैं जानना चाहूंगा, आपके व्यक्तिगत जीवन से तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन आपने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे करी और राजनीति को ही आपने क्यों चुना? हमारे परिवार में कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि भी नहीं थी, और ना ही ऐसी सोच थी कि कोई राजनीति में हमारे परिवार में गया है और आगे जाएगा। लेकिन जब मैं अपने बिलासपुर शहर से को देखता था, मुझे ऐसा लगता था कि इसको बिल्कुल राजनीतिक ना समझा जाए कि मैं कोई राजनीतिक बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने पिछले 15 वर्षों में जिस प्रकार से बिलासपुर की दुर्गति देखी, बिलासपुर के लोगों को संकट में देखा, बिलासपुर के जनता जो है परेशान थी, और यहाँ के विकास के कार्य, यहाँ पर जिस प्रकार से लोगों की सेवा करनी चाहिए, यहाँ पर युवाओं के लिए एक नए अवसर पैदा करना चाहिए, और भी अच्छे काम हमें करना चाहिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए, और IT के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारी ज़रूरतें हैं। इन सभी जगह मैं देखता था कि हमारा छत्तीसगढ़ बहुत पिछड़ा हुआ है, तो ये प्रेरणा थी कि बिलासपुर की सेवा करनी हो किन कारणों से। और फिर मैं आगे बढ़ा, मुझे कांग्रेस पार्टी से बहुत लगाव था, और बहुत प्यार मिला, बहुत सम्मान मिला, और इसके कारण फिर मैं आगे बढ़ा, और पार्टी ने मुझे टिकट भी दिया और मैं विधायक बना। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि मुझे बिलासपुर के लोगों से बहुत प्यार था, और यहाँ का विकास, इस क्षेत्र को, हमारे बिलासपुर को और अच्छा बनाना है, ये मेरा उद्देश्य था। और हम लोग जब चुनाव जीते तो सबसे पहला काम भी हमने बहुत बड़ा काम किया जो आज तक कभी नहीं हुआ बिलासपुर में, वो हमने बिलासपुर का जो है नगरीय क्षेत्र का विस्तारीकरण किया, और उसको जो है B ग्रेड सिटी के ग्रेड में हमने उसको तत्काल खड़ा किया, और ये हमने काम सबसे पहले आके किया। ये मैंने वादा भी किया था अपने बिलासपुर के लोगों से। कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो जैसा कि आपने बताया कि जब हम राजनीति पे और जब हम विजयी हुए तो सबसे पहले हमने बिलासपुर के नवीनीकरण पर विस्तार किया, लेकिन फिर भी कुछ आलोचकों से हमें सुनने को यह मिलता रहता है कि आज भी बिलासपुर जो जिस स्थान पर था वहीं पर है, बल्कि और उसकी दुर्गति थोड़ी खराब होते जा रही है।
तो इस विषय में आप क्या प्रकाश डालना चाहेंगे उन आलोचकों के लिए? नहीं, देखिए, ये सोचने की बात है कि पिछली जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने अपने तरीके से बिलासपुर को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन वो वैसे बढ़ा नहीं। जो परियोजनाएं वो लाए उसके कारण बिलासपुर पिछड़ गया, वो परियोजनाएं असफल रहीं, उसके कारण बिलासपुर में बहुत समस्या आई और यहाँ की जनता बहुत परेशान थी। जैसे कि उदाहरण के लिए सीवरेज प्रोजेक्ट जो था हमारे, उसके कारण बिलासपुर का एक नया उपनाम तक लग दिया गया, खोदापुर, गड्ढापुर हमने बिलासपुर का नाम बना दिया गया। न जाने कितने लोग जो है इससे उनकी मौत हो गई इस परियोजनाओं में, और ये परियोजना असफल भी है, आज भी असफल है। और ये परियोजना इसके कारण लगभग 423 करोड़ रुपए जो है सरकार के जो है डूब गए और लगभग डूबने की कगार में है, मैं समझता हूँ। तो पूरा बिलासपुर का भूगोल ही बदल दिया इस परियोजना ने, पूरा नक्शा बदल दिया, इतना परेशान किया। दूसरी बात, आप जानते हैं कि ब्रिजेज जो थे हमारे शहर में, 2 बड़े ब्रिज थे, वो इतने संकुचित बनाए गए। ब्रिज बनाए जाते हैं सरकार के द्वारा तो आगे 25 सालों का देखते हुए बनाए जाते हैं, यहाँ तो पिछले के 25 सालों का बना के सोचा था, इतने संकुचित। आज शहर को इतना खराब कर दिया है, उसके ऊपर दूसरा ब्रिज ही बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन हमारी सरकार आई, 2 साल तक हमारा तिफरा का ब्रिज जो है वो बंद पड़ा रहा, उसमें कोई काम ऐसा नहीं हुआ। जब हमारी सरकार आई, हमने मुआवजा बांटा, हमने वहां पर काम करवाया, विभाग को वहां पर, ठेकेदार को वहां पर दुरुस्त किया, और देखिए अभी 1.25 साल हुआ है और कितना तेजी से पूरा ब्रिज, लगभग 75% ब्रिज, 80%, अगर ये कोरोना के कारण लॉकडाउन नहीं होता तो अब तक वो ब्रिज जो है वो बन चुका होता। तो इतना तेज काम किया हमारी सरकार ने। दूसरी बड़ी बात है कि हम पूरे बिलासपुर में, हमारे जल संकट था, हम अरपा नदी को के बारे में, अरपा नदी बिलासपुर की आस्था है, यहाँ के लोगों की श्रद्धा है, और ये लबलबाती हुई अरपा नदी बिलासपुर के लोगों ने देखी है किस प्रकार से सूखी पड़ी है वर्षों से, कोई योजना ही नहीं लाई गई। योजनाएं लाई गई तो कागजों में लाई गई। बिलासपुर के लोगों को मुंगेरी लाल के सपने दिखाए गए कि इसको टेम्स बनाएंगे, ये करेंगे। हमारी सरकार आई, हमने संकल्प लिया था, कांग्रेस पार्टी ने संकल्प लिया था कि हम जो है वो उसको उद्धार करेंगे। आज हमारे बिलासपुर में अरपा नदी में 2 बैराज सैंक्शन इसी विधानसभा सत्र में बजट में किया गया प्रावधान। ये हमारी सफलता है कि बिलासपुर में अब ये 2 बैराज बनेंगे, इससे यहाँ पर पानी रोका जाएगा, पूरे लबलबाता हुआ अरपा नदी दिखेगी यहाँ पर, और बिलासपुर का जल संकट भी दूर होगा, जल स्तर बढ़ेगा। सर, आपने कई परियोजनाओं का जिक्र किया भी, उनमें से एक परियोजना या शायद आपने बताया नहीं, अमृत मिशन योजना, जिसका ये जनता सीवरेज से ही तुलना करे कि जिस तरह सीवरेज में गड्ढे हो रहे थे, वैसे अमृत मिशन योजना का भी हाल कुछ कारणवश वैसा ही हो रहा है। तो उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार और क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, इसमें समस्या ये थी कि हमारे बिलासपुर में पानी की समस्या थी, इसलिए हम लोग खूटा घाट से जो है पानी लाने की परियोजना अमृत मिशन योजना के माध्यम से कर रहे हैं। अमृत मिशन योजना के अंतर्गत हमको 17 MCM पानी जो है वो यहाँ पर मिलेगा बिलासपुर को, जिससे हमारा बिलासपुर का साल भर का पानी का जो है वो कोटा पूरा हो जाएगा। और ये एक महत्वपूर्ण परियोजना है, इसमें लोगों को तकलीफ हो रही है, लेकिन पहली जैसी सरकार का जैसा काम नहीं है। ये एक अच्छी योजना है, इसमें गड्ढे किए जाने थे, इसमें पाइपलाइन, सड़क के कोने कोने में छोटी छोटी गड्ढे हैं, बड़े गड्ढे नहीं है, सीवेज जैसा काम नहीं है इसमें, ये अलग टाइप का काम है। इसमें पाइपलाइन के माध्यम, पूरी पाइपलाइन शहर में बिछाई जाएगी, उस पाइपलाइन से लोगों के घरों में नल कनेक्शन दिया जाएगा। तो अमृत मिशन योजना में चूंकि पाइपलाइन डालनी है इसलिए गड्ढे करने पड़ेंगे, वो जरूरी थे, लेकिन अमृत मिशन योजना बिलासपुर के लिए जरूरी है और सही भी है। लेकिन इसमें जो अधिकारी और जो ठेकेदार इसमें जो काम कर रहे हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि बिलासपुर के लोगों को तकलीफ ना हो, ईमानदारी से काम करते हुए इस योजना का संचालन होना चाहिए, और अगर इसमें बिल्कुल गड़बड़ी पाई गई तो उनके विरुद्ध मैं कड़ी कार्यवाही की अनुशंसा अवश्य करूंगा। सर, मैं इसी से संबंधित तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि जब आप बचपन में या जब जवानी में, वैसे तो अभी भी आप जवान हैं, लेकिन फिर भी बचपन या जवानी के कोई ऐसे किस्से जिसे आज भी आप सोचकर काफ़ी मुस्कुराते हो, कोई यादगार लम्हा आपके साथ ऐसा रहा हो? हमारे पूजनीय गुरुजी जगत गुरु शंकराचार्य जी के सानिध्य में रहने का अवसर मिला, और वो मेरे जीवन का सबसे सर्वोत्तम समय था। लेकिन सर, ये तो एक जवानी के बाद की बात हो गई,
लेकिन वो बचपन और जवानी के बीच का जो एक दौर होता है सर, उससे जुड़ी कुछ यादगार लम्हे अगर आप शेयर करें तो। वैसे तो बहुत सारी किस्से हैं, लेकिन पता नहीं उनमें से किसको सार्वजनिक करूं, मैं समझ नहीं आता है। लेकिन आपने पूछा है तो मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज का किस्सा सुनाता हूं। जब हम लोग पढ़ते थे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो बहुत हॉस्टल में रहता था मैं, तो बहुत सारे हॉस्टल के लड़के सब, आप जो जानते हैं हॉस्टल में क्या क्या होता है, तो एंजॉय करते थे और बढ़िया किसी के यहाँ शादी हो रही है, किसी के बड़े भाई की, किसी की बड़ी बहन की, हम लोग जाते थे सब लोग। तो हम लोग की आदत हो गई थी और ऐसे ही कहीं कहीं घूमने निकल जाते थे। अब आदत क्या थी कि माता पिता ज़्यादा पैसे भेज नहीं पाते थे, आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहती थी, तो हम लोग अपने दोस्त लोग जो है वो ट्रेनों में जाते थे, WT विदाउट टिकट हम लोग सफ़र करते थे। और एक खतरा रहता था, और वो ट्रेन के उस पर बैठ जाते थे जो सीढ़ियाँ होती हैं, और कहीं जब सोने को मिल जाए, तो इस तरीके से पैसा नहीं लगता था। WT यात्रा कई बार मैं भी किया अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के समय में पढ़ाई करते वक्त। एक बार का मुझे याद है कि हम लोग जगन्नाथपुरी जा रहे थे दर्शन करने, हम 10 फ्रेंड्स थे, और उनमें से कुछ ने टिकट ले ली थी जो थोड़ा सक्षम थे, बाकी हम लोग नहीं ले पाए थे। तो हमको वहाँ पर पुरी के पहले भुवनेश्वर एक सिटी है उड़ीसा में, वहाँ पर जो है वो चेकिंग होने लगी। रास्ते में कई बार चेकिंग हुई, लेकिन वहाँ बचते रहे। भुवनेश्वर में चेकिंग हुई और वहाँ पर जो है वो पकड़ लिया। अब पकड़ने आ गए तो हम लोग छुप के बाथरूम में, 2 दोस्त थे तो दोनों बाथरूम में घुस गए जाके। अब वो बाथरूम में घुस गए, प्लेटफॉर्म में गाड़ी खड़ी हुई थी, तो उसके बाद वो टीटी जो है वो बाथरूम की जो खिड़की है प्लेटफॉर्म की तरफ से झांक के देख रहा था। बोले ये अंदर घुसे, पकड़ो इनको, पकड़ो। बहुत डर गए हम लोग। उसके बाद फिर हमने बाथरूम का दरवाजा खोला, हम दोनों दोस्त बाहर आए, तो फिर हमको पकड़ के ले गए। 13 टीटी दोस्त, मैं, मेरा फ्रेंड, 2 लोग को पकड़े, बाकी तो बच गए, हम दोनों को पकड़ लिया। अच्छा। अब उसके बाद कमरे में ले गए प्लेटफॉर्म में, बोले कि आप लोग पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, इंजीनियरिंग करते हो, ऐसे गलत काम नहीं करना चाहिए आपको। खूब डांटा, मुझे भी डांटा और खूब डांटा। फिर बोले फाइन पटाओ, तो मैंने बताया हमारे पास तो 500 रुपये हैं, इससे ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं। तो वो इतने 13 टीटी थे, उसमें एक महिला भी थी, वो इतने दयालु हो गए और उन्होंने फिर क्या किया कि रायपुर से भुवनेश्वर तक का टिकट 2 यात्रियों से जो उतरे थे उनसे लिया और वो टिकट हमको दिया, और भुवनेश्वर से पुरी का जो टिकट है वो वहाँ से काटा केवल, और हमारे पैसे भी बचा दिए। 500 रुपये मैंने दिए थे मुझे याद है, और 300 रुपये वापस कर दिए। बोले अगर इनसे पैसा ले लेंगे तो फाइन लगा देंगे, तो ये बच्चे खाएंगे क्या, यहाँ पर ट्रिप में आए हैं। तो इस तरीके से हमने सभी टीटी ने हमें छोड़ भी दिया, हमारी मदद भी कर दी, और बहुत डर भी गए थे हम लोग कि आज तो ये बंद करवा देगा, जेल वेल में लगता है, और हम कहो कि मार भी खाते हैं ऐसे में तो कई बार बच्चे, तो पिटाई भी होने का डर रहता है। तो पिटाई भी नहीं हुई खैर, और बड़ी हेल्प भी मिली उस वक्त, बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो ये एक बात थी जो आपको बतानी थी मुझे। बिल्कुल। हाँ सर, उसके बाद फिर आपने पेरेंट्स को जाकर बताया कि आज हमारे साथ इस तरह की चीजें हो गई, कि वो आज भी एक राज ही है जो अब ये टेलीकास्ट होगा तब पता चलेगा? नहीं, हमने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया। अच्छा, तो ये राज मतलब बहुत जल्दी अब लोगों के सामने होगी। अपनी अब बातों का आपने जिस तरीके से रखा है, निश्चित तौर से वो हमारे लिए सराहनीय है। हम बहुत बहुत सर आपका धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने कीमती वक्त निकाल कर आपने इस शो पर रूबरू आपके अपने के साथ में अपना समय दिया। तो जी हाँ, ये थे हमारे शहर के विधायक माननीय शैलेश पांडे जी, और आप देख रहे हैं रूबरू आपके अपनों के साथ, शुभाशीष के साथ। बहुत जल्द आप सभी से फिर मुलाकात होगी, सिर्फ और सिर्फ BCC न्यूज़ पर, पावर्ड बाई नंदनम मिल्क एंड सपोर्टेड बाई ऑल इन वन प्रोडक्शन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।